हेलो एवरीवन। दोस्तों आरआरबी ईएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ही हमारा 70वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप टी, आरपीएफ और रेलवे की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, तो ये सही है, पहला ही ऑप्शन सही। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय भाग में दोनों ही स्थित होते हैं, केवल एक नहीं। और चौथा ऑप्शन है परमाणु के केंद्रीय भाग में केवल इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ये भी गलत है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु के केंद्रीय भाग में नहीं होता है, वो जो केंद्रीय भाग होता है उसके बाहर चक्कर लगाता है। और देखिए, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन किसने तैयार किया था? तो आंसर इसका तीसरा होगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने यह प्राकलन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। मासेनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह में स्थित है, तो आंसर इसका सी होगा खासी पहाड़ियों पर। मेघालय में स्थित हैं खासी पहाड़ियाँ। और मासेनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? तो आंसर इसका दूसरा है पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। देखिए, पित्त रस का निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है और यह जो पित्त रस है वसा को छोटे छोटे कणों में काटता है ताकि इसे एंजाइम आसानी से पचा सके, और यही पायसीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। परिवेशी वायुमंडलीय दाब को खालिस्तान ज्ञात करने के लिए डेटम के रूप में लिया जाता है। आंसर इसका दूसरा होगा गैस ताप को। तो परिवेशी वायुमंडलीय दाब को गैस ताप ज्ञात करने के लिए डेटम के रूप में लिया जाता है। निम्न में से कौन से जीव फाइलम प्रोटोजोआ से संबंधित हैं? तो आंसर इसका सी है अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ के बारे में बात करें तो प्रोटोजोआ आमतौर पर पानी, मिट्टी, कुछ परजीवी के रूप में पौधों और जानवरों में पाए जाते हैं। और फाइलम प्रोटोजोआ एकल कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का एक समूह है। निम्नलिखित जीव फाइलम प्रोटोजोआ से संबंधित हैं, तो ये अमीबा इससे संबंधित है फाइलम प्रोटोजोआ से। पैरामीशियम तीसरा है, प्लाज्मोडियम, यूगेलिना, ट्रिपेनोसोमा आदि फाइलम प्रोटोजोआ से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एगोम सम्मिलित नहीं है? आंसर इसका पहला होगा लैक्टोज खट्टे दूध में पाया जाता है, यानी जो सम्मिलित नहीं है, तो वो पहला ऑप्शन सही है। बात करें लैक्टोज के बारे में तो लैक्टोज एक प्रकार का शर्करा है और ये खट्टे दूध में नहीं पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। और खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध या दही में पाया जाता है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है? तो आंसर इसका पहला है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? ये एडवर्ड जेनर हैं। एडवर्ड जेनर को 1796 के चेचक के टीके के विकास के लिए प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। और प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में लुई पास्चर को भी जाना जाता है। बात करें प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम के बारे में तो प्रतिरक्षा तंत्र शरीर की रक्षा प्रणाली है जो रोग जनकों जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी और अन्य हानिकारक पदार्थों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। यह तंत्र कई कोशिकाओं, ऊतकों और अन्य अंगों से मिलकर बना होता है जो मिलकर शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर वर्तमान में यह अवधारणा की गई है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? आंसर इसका तीसरा होगा 4.5 अरब वर्ष। निम्नलिखित में से किसी विदेश मंत्री के अनुसार ध्रुव सेन द्वितीय प्रयागराज, तो पहले प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुए थे। आंसर इसका तीसरा होगा वेनसांग। देखिए, वेनसांग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का रूप नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कार्सिनोमा, ये सही है। लिम्फोमा, ये भी कैंसर का प्रकार है। तीसरा ऑप्शन है सार्कोमा, तो ये तीनों कैंसर के प्रकार हैं। और ग्लूकोमा नहीं है। ग्लूकोमा एक आँख की बीमारी है, आँख से संबंधित बीमारी है। कैंसर में कोशिका की असामान्य वृद्धि शामिल होती है जो शरीर के अन्य भागों पर आक्रमण करने या फैलने की क्षमता रखता है। निम्नलिखित प्रधानमंत्री को उनके द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू
इनके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, तो ये सही है। देखिए जो जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री के रूप में, तो वह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल रहा था 1947 से 1964 तक। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली है 1956 से 1961 तक, तो इनके द्वारा ये शुरू की गई थी। और दूसरा ऑप्शन है, पहला सही है। दूसरा ऑप्शन है मनमोहन सिंह, इनके द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो मनमोहन सिंह का कार्यकाल रहा है 2004 से और 2014 तक, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली है, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, और इनके द्वारा 10वीं, यहाँ ये द्वितीय नहीं है, यह 10वीं है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी, तो ये भी सही है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में 1998 से 2004 तक रहा था, और जो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये स्वर्ण सिंह समिति है, आंसर डी सही है। स्वर्ण सिंह समिति भारत में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और 11वें मौलिक कर्तव्य को 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है, तो आंसर इसका दूसरा होगा, गर्भाशय ग्रीवा। देखिए ये वजाइना यानी योनि, और ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा है, और ये गर्भाशय, तो इसके माध्यम से यानी सर्विक्स गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो आंसर इसका पहला होगा ठोसों में, और उससे कम द्रवों में होती है, और उससे कम गैसों में। निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती है, इसमें संचालन नहीं कर सकती है ध्वनि। किस समिति ने मौलिक अधिकारों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? तो स्वर्ण सिंह समिति मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था। आंसर इसका डी है, स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति का गठन 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, और इसका उद्देश्य मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ना था। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? आंसर इसका चौथा होगा, रजो दर्शन है या मेनार्चे, या रजो दर्शन है या मेनार्चे कहते हैं इसे इंग्लिश में। जो महिलाओं में ये पीरियड की शुरुआत है, यानी मासिक धर्म की शुरुआत है, और ये सामान्यतः 11 से 12 वर्ष की उम्र में होता है। चीनी यात्री व्हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 7वीं शताब्दी में। निम्नलिखित विषय और वस्तुओं को उनके संबंधित अनुच्छेदों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला ऑप्शन है चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग के अंतर्गत नियत किया जाएगा, तो अनुच्छेद 324 में दिया गया है, और निर्वाचन आयोग का प्रबंध भी अनुच्छेद 324 में है। दूसरा ऑप्शन है विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसदीय शक्ति, ये अनुच्छेद 327 में दी गई है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है चुनाव मामलों में न्यायालयों द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप पर रोक, ये अनुच्छेद 329 में दिया गया है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपरोक्त तीनों सही हैं। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरलों और उनसे संबंधित घटनाओं के मिलान के गलत एवं का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, इसके समय 1857 का विद्रोह हुआ था, ये वाला गलत है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल रहा था 1856 से 1862 तक रहा था। दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, इसके समय प्रथम अफगान युद्ध हुआ था, तो ये वाला सही है। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, इसके समय वुड डिस्पैच तैयार किया गया था, तो वुड्स डिस्पैच इसके समय तैयार नहीं किया गया था। वुड्स डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के समय तैयार किया गया था, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, पहले वाले और तीसरा वाला, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए और सी दोनों गलत हैं। और बात करें वुड्स डिस्पैच 1854 के बारे में, तो वर्ष 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत के लिए एक शैक्षणिक प्रणाली पर प्रेषण तैयार किया था। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी माना जाता है। वुड्स डिस्पैच 1854 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर इसका डी सही होगा, लॉर्ड डलहौजी। देखिए लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 तक रहा है।
और लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारत में रेल चलाई गई थी। और भारत में रेल का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। और रेल कब चली थी भारत में पहली बार? 1853 में चली है, 16 अप्रैल 1853 को। भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? आंसर इसका सी सही होगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत सरकार के अधिनियम 1858 के तहत या माध्यम से भारत के पहले वायसराय बने थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय लॉर्ड कैनिंग का शासन था। आंसर इसका पी होगा, लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश की स्थलीय सीमा निम्नलिखित में से किसके साथ नहीं लगती है? तो अभी मैप से देखिए, कर्नाटक की इसकी सीमा लगती है और तमिलनाडु से इससे भी लगती है, बंगाल की खाड़ी इससे भी लगती है। लेकिन महाराष्ट्र और गोवा इन दोनों राज्यों से इसकी सीमा नहीं लग रही है। भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश की स्थलीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना इन तीनों राज्यों से लगती है। आंसर इसका डी होगा, उपयुक्त सभी। निम्न में से किस भारतीय राज्य की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा है? तो आंसर इसका दूसरा होगा, आंध्र प्रदेश की। देखिए, अगर आप हमारे वीडियो को पहले से देख रहे हैं, यानी आपने पिछले वीडियो हमारे देखे हैं, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसके लिए। ग्वातम यानी गा से गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की, और तम यानी ता से तमिलनाडु बनेगा। तो तमिलनाडु सबसे लंबी तट रेखा के मामले में तीसरे स्थान पर है देश में। और उसके बाद आता है महाराष्ट्र का नंबर, तो महाराष्ट्र का स्थान चौथा है। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो आंसर इसका डी होगा, मिलर के द्वारा। 1953 में जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में स्टेनली मिलर और हेरल्ड पोरे के द्वारा सिद्ध किया गया था। तो इन दोनों के द्वारा इसे सिद्ध किया गया था। और कब किया गया था? 1953 में। तो डेट भी याद रखिएगा। सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है, तो मीथेन को माना जाता है। आंसर इसका बी है, मीथेन। देखिए, एलिफेटिक यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिकों का भाग है। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक एलिफेटिक और दूसरा एरोमेटिक यौगिक हैं। तो जो एलिफेटिक यौगिक हैं हाइड्रोकार्बन यौगिकों की खुली श्रृंखला है, और जो एरोमेटिक हैं ये बंद श्रृंखला है हाइड्रोकार्बन यौगिकों की। तो यह मीथेन को ही एग्जाम्पल में लेते हैं। मीथेन एलिफेटिक यौगिक है। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। तो इसमें कार्बन कितने हैं? 4 हैं। अब इसकी संरचना के बारे में बात करें तो एक H इधर, इससे 4 H जुड़ेंगे कार्बन से, तो H ऐसे इसकी संरचना खुली संरचना बनेगी। और बात करें हाइड्रोकार्बन के दूसरे यौगिक के बारे में यानी एरोमेटिक के बारे में, तो उसकी बंद श्रृंखला होती है। और तो बेंजीन को लेंगे तो बेंजीन इसका रासायनिक सूत्र है C6H6, इसकी बंद श्रृंखला होगी। और हाइड्रोकार्बन यौगिक हाइड्रोजन प्लस कार्बन परमाणु से मिलकर बनते हैं। एलिफेटिक यौगिकों में 3 मुख्य प्रकार शामिल होते हैं। पहला है एल्किन। तो एल्किन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है एकल बंध बनाता है, जैसे कि मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4, और दूसरा है एथेन। तो ये एल्किन की उदाहरण है। दूसरा है एल्किन। तो एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि एथिलीन का रासायनिक सूत्र है C2H4। और तीसरा है एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि एसिटिलीन, इसका रासायनिक सूत्र है C2H2। अनुच्छेद 279 ये इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? आंसर इसका दूसरा है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद से। उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में कॉरपा का पूर्ण रूप क्या है? आंसर इसका पहला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और ये 1986 में लाया गया था ग्राहकों की सुरक्षा के लिए। लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में कितने कोचों को दिया गया है? आंसर इसका दूसरा होगा, 3 को। देखिए, रेलवे ग्रुप टी के द्वारा 2022 में यहाँ से सवाल पूछा गया था। बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में, तो इसकी शुरुआत हुई है 1985 में, और ये कोचों को दिया जाता है, यानी जो खिलाड़ी हैं उनके प्रशिक्षकों को दिया जाता है। और लाइफ टाइम कैटेगरी के द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख रुपये दिए जाते हैं, और रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख रुपये। जिन 3 व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में 2023 में दिया गया है, तो वे ये हैं
जसकीरत सिंह ग्रेवाल एक गोल्फ खिलाड़ी हैं, तो इनका खेल भी याद रखिएगा। भास्करन ई एक कबड्डी खिलाड़ी हैं। और तीसरे हैं जयंत कुमार पोसीलाल, ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में कितने कोचों को मिला है? तो ये पाँच लोगों को मिला है। आंसर इसका सी है। लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 को और रेगुलर कैटेगरी में 5 को मिला है। 2023 में रेगुलर कैटेगरी में 5 व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। पहले हैं गणेश प्रभाकरन, मलखम्ब खिलाड़ी हैं। दूसरे हैं महावीर सैनी, ये पैरा एथलेटिक्स हैं। तीसरे हैं ललित कुमार, कुश्ती खिलाड़ी हैं। चौथे हैं आरवी रमेश, ये शतरंज खिलाड़ी हैं। और पाँचवें हैं शिवेंद्र सिंह, ये हॉकी खिलाड़ी हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2023 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो ये 3 खिलाड़ियों को मिला है। आंसर इसका पहला होगा 3 को। और ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई थी साल 2002 में। ध्यानचंद पुरस्कार 3 लोगों को मिला है। कविता सेल्वराज, एक कबड्डी खिलाड़ी हैं। दूसरे हैं मंजूषा कंबर, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तीसरे विनीत कुमार शर्मा, ये हॉकी खिलाड़ी हैं। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला ऑप्शन है यह एक इलेक्ट्रिक मशीन है। दूसरा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो दोनों ही सही हैं। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। आंसर इसका सी सही है। ये और भी दोनों। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में प्रथम मेयर ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया गया था? तो इसका पहली बार आयोजन हुआ था इंदौर में, और इंदौर एमपी का शहर है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? देखिए SSC JEE 2024 में ये पूछा गया सवाल है। तो आंसर इसका दूसरा होगा 238.40 मिलियन की, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो जब इसमें 10 का भाग देंगे तो 23.8 करोड़ बैठेंगे। आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा भी घटेगी। मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? ये 10 डेसिबल होती है। श्वसन की दर 10 से 20 डेसिबल के बीच होती है। तो यहाँ ऑप्शन 10 दिया गया है, तो 10 ही होगी। महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे? आंसर इसका सी होगा, मेवाड़ के। तो पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार 1 वर्ष का संघ या खालिस्तान है उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। देखिए अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है। तो यहाँ पर यह पूछा गया कि बजट शब्द की जगह संविधान में किसका प्रयोग किया गया है? तो आंसर इसका डी होगा, वार्षिक वित्तीय विवरण का। टेस्ट क्वेश्चन है आज का, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष निम्न में से कौन सा है?